everyone. Very good afternoon to all of you. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ हमारी अपीयरेंस, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी स्किन कैसी दिख रही है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है, हम अंदर से स्वस्थ हैं या नहीं, इसका कहीं न कहीं हमें जवाब हमारी स्किन, हमारी त्वचा बता देती है। तो इसीलिए स्किन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत आम होता जा रहा है, जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, आज इस सेशन में उसी पर हमारा फ़ोकस होगा। वो टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं और अगर हो जाए तो ठीक कैसे होगा? इन सब विषयों पर हम आज हमारे एक स्किन एक्सपर्ट से बात करेंगे। आज हमारे स्किन एक्सपर्ट हैं, मकराना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शादू। और आप एमबीबीएस हैं, एमडी है स्किन एंड पीडी और साथ ही इस वक़्त प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर सिद्दीकीज़ स्किन एंड हेयर केयर क्लिनिक में। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू सो मच मैम आज इस सेशन के लिए। तो आज बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, फंगल इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। बिल्कुल, कॉमन और ये है। जो मौसम है डॉक्टर, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कुछ-कुछ जगहों पे बारिश हो रही है, गर्मी है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें तो और ज़्यादा खतरा होता है फंगल इन्फेक्शन का। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ऐसे में आइडियल डॉक्टर आइडियल कैसे इन्वायरमेंट बच है फंगल इन्फेक्शन को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल, तो ऐसे में बिल्कुल कैसे बचें? मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन अपने बॉडी फोल्ड्स के अंदर है, जैसे कि जांघों के अंदर, बगल के अंदर, ब्रेस्ट के नीचे, ये सबसे कॉमन साइट्स होती हैं, क्योंकि नमी और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो होती हैं वो फंगल ग्रोथ के लिए बहुत ही आइडियल मानी जाती है। अच्छा, और ऐसे में इसके डॉक्टर अलावा भी किस फंगल तरीके से हम इससे बच सकते हैं? हम हमेशा कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बचने के कोई बिल्कुल, तरीके हैं? बचने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है गुड हाइजीन मेंटेन करें, रोज नहाएं, गीले सूती कपड़े पहने, पसीने से हुँ, जितना हो सके उतना बचाव रखें। हुँ। अपने जो क्लॉथ हैं वो शेयरिंग ना करें, उनमें नमी वगैरह ना हो। इन चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंगल ग्रोथ के लिए मॉइस्ट कंडीशन बहुत आइडियली होती बिल्कुल। और ये तो जैसा आपने शुरू में भी कहा कि यही तो वो समय है सब जब सबसे ज़्यादा फंगस को ग्रो है करने में फंगल मदद इन्फेक्शन। मिलती है। बिल्कुल, यस तो यस यस, इसीलिए हमें बिल्कुल। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं अपनाने चाहिए। डॉक्टर एक बहुत आम प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, भले ही एज़ अ लेमन हमें पता हो कि ना हो कि वो फंगल है, क्या है। हम सबसे पहले कोई ना कोई नुस्खा, घरेलू नुस्खा करते हैं, कुछ ना कुछ उस पे लगाते हैं। आजकल इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्किन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कोई कुछ भी बता देता है, हम वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर एक और बहुत कॉमन हैबिट हमारी जो पास का केमिस्ट शॉप है, वहाँ चले जाना, दवाई ले लेना कि भैया देखो खुजली हो रही है या कुछ है, इस पे कुछ लगाने के लिए दे दो और लंबे वक़्त तक वो टॉपिकल एप्लीकेशन हम लगाते रहते हैं। तो जब भी कुछ होता है इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाएँ, ख़ास तौर पे स्किन पे अगर कुछ है, ये बहुत कम होता है। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ और ओवर द काउंटर एप्लीकेशन, डीआईवाईज़ ये सब कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन के लिए? एक्चुअली देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है जब किसी को व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वो दो काम करता है। जी। या तो वो किसी यार दोस्त या मेडिकल शॉप के पास जाता है, या कुछ घरेलू अप्लाई करता है ना। घरेलू उपाय करने से क्या होता है, वो स्किन को अननेसेसरी और ज्यादा डैमेज कर लेता है। या फिर मेडिकल शॉप पे जाता है। मेडिकल शॉप वालों को क्या है, वो चीज समझ में नहीं आती कि एक्जिमा है, फंगल है, तो वो क्या करते हैं, वो एक टॉपिकल स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन क्रीम पेशेंट को देते हैं। जिससे क्या होता है, उसमें स्टेरॉइड होता है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम होती है और एंटी फंगल भी होती है। जैसे ही वो अप्लाई करता है, उसका इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, और इन्फ्लामेशन जैसे ही फंगल्स पे कम होगा तो खुजली आना बंद होगी। पेशेंट को ये लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। जब भी उसको स्टेरॉइड क्रीम को आप लगाना छोड़ोगे, तो फंगल इन्फेक्शन रीबाउंड होगा, फ्लेयर अप होगा और बहुत ज्यादा फैल जाएगा पहले से ज्यादा। उसमें कभी कभी पस्ट्यूल और दाने भी हो जाएंगे, और ईचिंग बहुत ज्यादा उसको करेगी। तो कभी भी ध्यान रखें, फंगल इन्फेक्शन हो तो खुद से ट्रीटमेंट ना करें, खासकर स्टेरॉइड क्रीम ना लगाएं।
उसे लगाने से क्या है, एक बार को इन्फ्लेमेशन छुप जाता है तो पेशेंट को बेटर, अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं है, उसको क्योर होने में टाइम लगेगा, और सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका क्योर कराना चाहिए, उसको हल्के में ना लेना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के साथ एक चीज और है, ये अपन को, ये कॉमन है लेकिन सिंपल नहीं है। लोग क्या ऐसे सिंपल समझने की गलती कर लेते हैं। भाई वो सोचते हैं कि कॉमन होगा तो सिंपल होगा, तो वो किसी तरीके से मेडिकल शॉप पर या किसी यार दोस्त से या किसी खुद ही घरेलू उपाय करते रहते हैं। तो ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए, जिससे कि ज्यादा ना हो। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, हमें लगता है कि बहुत कॉमन है, सबको होता है, तो बहुत आसानी से या तो अपने आप चला जाएगा या कोई घरेलू नुस्खे कर लो, दोस्तों से पूछ लो हाँ। या फिर केमिस्ट शॉप चले जाओ, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ये भी हम जानना चाहेंगे जब कोई अ, व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन को लेकर मान लीजिए उसने बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं ज़ाया किया, उसको इचिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो सीधे एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अमूमन कितना वक़्त लगता है उसे ठीक होने में? प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर एक व्यक्ति ले तो कितना वक़्त लगता है? एक्चुअली क्या है, वो डिपेंड करता है कितना एरिया इन्वॉल्वमेंट है। अगर मान लो ये सिंगल पैचेस है तो वो टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम से भी 15 से 20 दिन या महीने भर में क्योर हो जाता है। लेकिन अगर उस पर स्टेरॉइड लग गया तो दिक्कत है, हाँ, हाँ, तो मेरा फिर वो बढ़ दूसरा जाएगा। सवाल यही था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके, घरेलू नुस्खे करके या स्टेरॉइड बेस्ड कॉम्बिनेशन क्रीम लगा कर आते हैं, तो फिर हाँ, कितना वक़्त लग जाता है? तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है ना। उसमें 2.5 से 3 महीने का पूरा ट्रीटमेंट लग जाता है, ओरल विथ टॉपिकल क्रीम के साथ, वो भी रेगुलेटरी के साथ, विदाउट सिंगल डे मिस किए बगैर आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, नहीं तो फिर वो रीग्रोथ हो जाता है वापस। बिल्कुल अक्सर सही। क्या करते हैं पेशेंट, क्या करते हैं कि वो 7 डेज या 10 डेज की मेडिसिन लेकर एक बार हाँ, उनके सिम्टम्स में रिलीफ हो जाता है, ईचिंग वगैरह नहीं होती, रेडनेस नहीं होती, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, बट वो अंदर की लेयर में अभी भी मौजूद है। तो फिर क्या है, 10 से 15 दिन बाद ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद वो वापस रिकरेंट हो जाता है। और ऐसा बार बार रिकरेंसी होने से क्या होता है, कुछ फिर मेडिसिन क्या रेजिस्टेंस दिखाने लग जाता है, फिर वो फंगल पे काम नहीं करती, फिर पेशेंट को और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती आजकल देखने में भी बहुत आ रहा है डॉक्टर कि रिकरेंस के जो केसेज़ हैं फंगल इन्फेक्शन में कि बार-बार हो रहा है और लंबे वक़्त तक ठीक नहीं हो रहा है, ये बहुत आम है। तो इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते हैं। है। इसके मेन तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। एक तो पूर हाइजीन हो गई, और हुँ, दूसरा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हो गई, तीसरा रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, जो अपन आउट ओवर द काउंटर जो टॉपिकल स्टेरॉइड लगाते हैं, और दूसरा हो गया कंप्लीट ट्रीटमेंट ना होना। पेशेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेता है, जिसकी वजह से उसको बार बार रिकरेंट और रेजिस्टेंट टीनिया हो जाता है। हुँ। और ये चारों ही चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हम साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे खुद को किस तरह से बचाना है, वो हम कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट हम ना करें और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसे पूरा करें। तो ये सब एक तरह से हमारे हाथ में है, हम ये कर बिल्कुल। सकते हैं। बस ज़रूरत यस। इस बात की है कि जानकारी हो और ये जो सेशन है, इसका करने का उद्देश्य भी यही है क्योंकि ये वक़्त है जब फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हमें किस तरह से बचना है, अगर हो गया है तो क्या करना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं करना है, ये समझ होनी चाहिए। डॉक्टर एक और बात फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक पेशेंट जब आपके पास आते हैं, हो सकता है एज़ अ लेमन उन्हें ना पता हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है। तो किस तरह से आप डायग्नोज़ करते हैं? क्या सिर्फ़ फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल जाता है या कोई टेस्ट भी होते हैं? ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत लंबे वक़्त तक स्टेरॉइड बेस्ड कॉम्बिनेशन क्रीम लगा के आते हैं। उनका तो जो अपीयरेंस है वो काफ़ी बदल चुका होता होगा। डेफिनेटली। देखिए, अगर पेशेंट अगर प्राइमरी स्टेज में, अगर पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास आता है तो क्लिनिकली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही डायग्नोसिस बन जाता है। लेकिन जब वो स्टेरॉइड क्रीम लगा लेता है तो डॉक्टर को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको फिर है ना, अपन टेस्ट कराते हैं केओएच। केओएच में क्या होता है, स्किन की स्क्रैपिंग करके फंगल हाइफी को देखा जाता है। तो उन कंडीशन में अपन केओएच माउंट बोलते हैं उसको, फंगल हाइफी देखने के लिए फंगस के जो पार्ट्स होते हैं वो अपन को विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोपिक। नहीं तो मोस्टली केसेस में तो क्या क्लिनिकली डायग्नोसिस हो जाता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, साइट्स के अकॉर्डिंग और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। हुँ। फंगल इन्फेक्शन डॉक्टर एक से दूसरे को भी फैलने के चांसेस रहते हैं? पूरे पूरे चांसेस रहते हैं एक दूसरे को फैलने के, क्योंकि जो इंडियन जो कंडीशंस हैं वहां पर
टॉवल शेयर करना, सोप शेयर करना, ये बहुत कॉमन है। कॉम शेयर करना, क्लोथिंग शेयर करना, ये बहुत कॉमन है। उससे एक दूसरे को होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छा, तो ऐसे में मान लीजिए डॉक्टर, एक फैमिली है, उसमें एक मेंबर को फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं ये क्या करें कि वो बचे रहें फंगल इन्फेक्शन से? एक, फर्स्ट तो वो अपने सोप और टॉवल सब अलग अलग रखें, रोज नहाएं, और कपड़ों को तेज धूप लगाएं, और शेयरिंग क्लॉथ बिल्कुल ना करें। अच्छा। ऐसे डॉक्टर, शुरू में हम बात कर रहे थे कि ये वो मौसम है जब फंगस को पनपने की, एक तरह से हम कहें, बहुत अच्छा माहौल मिलता है क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन यही वो समय है जब धूप नहीं दिखती है, और आप कह रहे हैं कि कपड़ों को अच्छे से धूप दिखाए, तो अगर धूप नहीं हो दिख रही है या अच्छे से धूप नहीं कपड़े है तो सूख आयरन नहीं कर रहे हैं, सकते क्योंकि हैं अपन। डैम्प कपड़े बहुत होते हैं कि हल्के गीले रह गए हैं, फिर हम उन्हीं को पहन लेते हैं, तो क्या करें? अपन आयरन कर सकते हैं उनको अच्छे से, बिल्कुल, जिससे उनमें नमी ना रहे। और गर्म कपड़ों में, गर्म पानी में कपड़े धोएं। इससे क्या, फंगल आईपी की फिर डेथ हो जाती है, उससे फिर वापस नहीं, दूसरे को नहीं होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी। इस ठीक मौसम है। में एक और समस्या देखी जाती है, या गर्मियों में भी, वो ये कि जो लोग लंबे वक़्त तक जूते पहन के फॉर्मल शूज़ में हैं या स्पोर्ट शूज़ में हैं, लंबे-लंबे वक़्त तक हैं, ऑफ़िस में, फील्ड में 8-10 घंटे तक जूते-मोज़े पहने हुए हैं, पसीना एक्यूमुलेट होता है। कई लोग हैं जिनको पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उनके पैरों में फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, रिंगवर्म बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। वो लोग क्या करें? देखो, ये पैरों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको टीनिया पैडिस या एथलीट फुट बोलते हैं। एथलीट फुट इसलिए बोलते हैं कि एथलीट्स के अंदर क्या, स्वेटिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है पैरों के अंदर। और जब स्वेट ज्यादा होगा पैरों में और ऑक्यूलेटेड रहेंगे शूज के अंदर पैर, तो पसीना इकट्ठा होकर फंगल की ग्रोथ के लिए एक आइडियल कल्चर प्रोवाइड करता है। इसलिए वहां पर अपन को ध्यान रखना है कि सॉक्स हमारे रोज बदले होने चाहिए। अपन डस्टिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं उंगलियों, पैरों की उंगलियों के लिए। हुँ। और शूज अपन को बदलने हैं 2-3 दिन में, और उनको तेज धूप में सुखाना है। अपन को इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। एंटी फंगल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर, जो कि वो क्या होगा, एक्सेस स्वेट को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और फंगल को ग्रोथ को नहीं होने देगा। जी। कई लोगों को थाइज़ में या ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कई बार क्या है, इतने टैबू इश्यूज़ हो जाते हैं, लोग हिचकिचाते हैं इन पर बात करने के लिए और लंबे-लंबे वक़्त तक डॉक्टर को नहीं दिखाते। खुद से ट्रीटमेंट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं या ओवर द काउंटर क्रीम्स लगाते रहते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर एड्रेस करना, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कॉमन फंगल की जो सबसे कॉमन साइट होती है वो ग्रोइन ही होती है। क्योंकि जब अपन सुबह नहा के आते हैं तो वहाँ मॉइस्ट का कंटेंट रह जाता है थोड़ा सा। अपन उसको उसी तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं, और वहां जहाँ नमी होगी तो वो आइडियल कल्चर बन जाएगा फंगल के लिए। और पेशेंट क्या है, बहुत हेजिटेट होता है बताने के लिए, थोड़ा एम्प्रेस होता है कि इस जगह पे अपने फंगल है। तो उनको ये चीज छुपानी नहीं चाहिए, उससे क्या होता है और जगह इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो सही टाइम पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसको क्योर करें। जी। फंगल इन्फेक्शन डॉक्टर, जैसे एक से दूसरे को तो होता ही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। क्या मान लीजिए मेरे हाथ में या अंडर आर्म्स में फंगल इन्फेक्शन है, तो क्या मेरी ही दूसरी बॉडी पार्ट पे भी फंगल इन्फेक्शन उससे फैल सकता है? बिल्कुल, अगर एक सिंगल लीजन काफी टाइम से है और अपन ये स्क्रैचिंग करे जा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी जगह भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, खासकर नमी वाले एरिया में। क्योंकि फंगल को ग्रो के लिए तो वहीं चाहिए, नमी चाहिए। तो दूसरी जगह पे भी हो जाते हैं। या स्टेरॉइड क्रीम जब लगाते हैं ना अपन, तो फ्लेयर अप में क्या, दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। और खासकर नाखूनों में भी, क्योंकि ईचिंग करेंगे तो कुछ फंगल का पार्ट जो है वो नाखूनों पे लग जाता है, और वहां पर नेल का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। और वो और ज्यादा टाइम लेता है ट्रीट होने में एज कम्पेयर टू बॉडी फंगल इन्फेक्शन। अब चूँकि आपने नेल का ज़िक्र कर दिया है, नाखूनों का ज़िक्र कर दिया है डॉक्टर, तो हमें पता है कि नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो वो कौन लोग हैं? एक तो आपने बताया कि मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है, आप नाखून से स्क्रैच करते हैं तो चांसेस हैं। इसके अलावा वो कौन लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं नेल फंगल इन्फेक्शन के? मेल फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं जो वेट वर्किंग करते हैं, यानी किसान हो गए, लेबर्स हो गए, सीमेंट वर्कर हो गए, और हाउस वाइफ हो गई जो कि घर में बर्तनों को धोती हैं। हाँ। उनमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, उनमें फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस नाखून के अंदर ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। हुँ, हुँ।
और नेल फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है डॉक्टर तो आपने बताया कि ज़्यादा वक़्त लेता है ट्रीटमेंट, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? लगभग कितना वक़्त लगता है ठीक होने में? अगर इनिशियली स्टेज में अगर देखो ये इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने नेल्स इन्वॉल्व हैं। और बेसिकली ये 2 से 3 महीने हैंड्स के अंदर, और 3 से 6 महीने का समय नाखून फुट वाले नेल्स में होता है। अच्छा, 3 से 6 मंथ लग फुट जाएंगे उसमें। जी। हुँ। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर नेल फंगल इन्फेक्शन के? क्या करें कि हम इससे बच सकें? नेल इन्फेक्शन से बचने के लिए जितना जरूरी हो उतना पानी का काम कम करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, और स्क्रैचिंग नहीं करनी है अपन को। जो दूसरे फंगल इन्फेक्शन हो रखे हैं वहां पर इचिंग इतनी नहीं करनी है जिससे वहां फंगल इन्फेक्शन हो नाखून हो। हुँ, हुँ। स्कैल्प पे भी डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन होता है? यह स्कैल्प में बहुत कॉमन है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट के अंदर। उसमें राउंड राउंड कलर के पैचेस होते हैं और ब्लैक डॉट। और उसके साथ साथ क्या उसमें हेयर की भी प्रॉब्लम आती है, स्कारिंग एलोपेशिया हो जाती है। स्कारिंग एलोपेशिया बाल नहीं बनना, उसमें बाल नहीं बन पाते हैं, टूट जाते हैं बाल, फिर आते भी बड़े मुश्किल से हैं उसमें। तो उसमें डॉक्टर वही बचाव क्या है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में 2 से 3 महीने लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कैल्प। और उसमें स्क्रैचिंग नहीं करनी है। स्क्रैचिंग से बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं जिनको हम फोड़े फुंसियाँ हाँ, बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो हाँ। फिर वहां पर स्कारिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो अपन को स्क्रैचिंग से बचना चाहिए और सही समय पर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कई लोग जब सर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो क्योंकि हमें लगता है कि ड्राई स्किन हो रही है या डैंड्रफ हो रहा है एज़ अ लेमन हमें यही लगता है और हमारी सोसाइटी में डैंड्रफ या सर या बालों से या स्कैल्प से जुड़ी किसी भी समस्या का हल है ढेर सारा तेल लगाना। तो कई बार हमें लगता है कि हमें नहीं पता कि वो फंगल इन्फेक्शन है कि क्या है, हम ढेर सारा तेल अपने सर पे कई घंटों के लिए लगा देते हैं। मान लीजिए वो फंगल इन्फेक्शन हुआ डॉक्टर और हम हाँ, तेल लगा रहे हैं, तो क्या वो खतरनाक हो सकता है? खतरनाक तो नहीं लेकिन बेकार बहुत हो सकता है, क्योंकि आपने क्या इंडियंस की थोड़ी मेंटेलिटी ये है कि जहां भी ड्राइनेस होना वहां तेल लगा लें। हाँ। बट होता क्या है कि फंगल इन्फेक्शन, जो स्कैल्प का जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक टेंडेंसी है। स्कैल्प की एक टेंडेंसी है बैक्टीरिया और डस्ट को अट्रैक्ट करने की। तो वहां पर अपन तेल लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया और फंगल वहां चिपकेंगे, वहां डस्ट चिपकेगी जिससे और फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होगा, हुँ। डैंड्रफ ज्यादा होगा। प्रिवेंटिव कोई तो मेजर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन का? एंटी फंगल शैम्पूस आते हैं जो अपन को रूटीनली यूज करने चाहिए, जिससे कि डस्ट और बैक्टीरिया फंगल वॉश आउट होते रहें टाइमली। तो अपन को एंटी फंगल शैम्पू या एंटी फंगल सोप यूज कर सकते हैं अपन प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर। बिल्कुल। प्रेग्नेंट वुमन में अगर फंगल इन्फेक्शन है, वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, स्किन से रिलेटेड हो, नेल या स्कैल्प, प्रेगनेंसी में हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं और ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग नो नो प्रेगनेंसी में। तो अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है एक प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर, तो किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लोग डिसाइड करते हैं? क्या कर सकते हैं? देखो, वो डिपेंड करता है एक इन्वॉल्वमेंट पे और किस मंथ पे प्रेगनेंसी है ना। अपन को जहां तक कोशिश होनी चाहिए कि ओरल मेडिकेशन अपन अवॉइड ही कर सकते हैं। फिर भी कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ हैं, या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए डिलीवरी का। उससे पहले अपन टॉपिकल क्रीम से थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं, या एंटी हिस्टामिनिक एंटी इचिंग टैबलेट्स आती हैं उससे थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ओरल मेडिकेशन जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा वेट करना है। बिल्कुल। ऐसे क्यों? ही क्योंकि लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिलाती हैं, स्तनपान करती हैं, कई बार ब्रेस्ट में, निपल्स में, ब्रेस्ट के नीचे की तरफ भी फंगल इन्फेक्शन हाँ, होता है। और ऐसे में वो बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं कि मैं ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ या नहीं? फिर उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन का कैसे होगा? अगर निप्पल इन्वॉल्व हैं दोनों, तो फिर अपन को थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए और वेट करना चाहिए उस लीजन को हील होने के लिए। और अगर निप्पल इन्वॉल्व नहीं है तो अपन ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ब्रेस्ट के आसपास अगर फंगल इन्फेक्शन है तो टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम से उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। कई सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। फारिया बेग हैं, वो पूछ रही हैं कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इचिंग क्यों होती है? इचिंग इचिंग क्योंकि वो अपनी जो बॉडी इम्यूनिटी होती है ना, वो उस फंगल से लड़ रही होती है। हुँ, एज ए इन्फ्लामेशन बाहर आता है।
वो हाँ, फंगल जो होता है क्रेटेटिन को खाता है और स्किन को इरिटेट करता है, इसलिए ईचिंग ज्यादा होती है। मान लीजिए अगर ईचिंग नहीं हो तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो सोचेगा कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा हुआ है, दिखाएगा भी नहीं। हाँ, इसलिए हाँ, ईचिंग ज्यादा होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, हाँ। रेडनेस और सूजन वगैरह आ जाती है, उससे ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। और खासकर अगर इस मौसम के अंदर, बरसात के मौसम में है, तो वो थोड़े से एलिवेटेड हो जाते हैं, रेडनेस ज्यादा आती है, तो ईचिंग भी ज्यादा होती है उसके अंदर। एक आम इंसान के लिए डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसे है? कैसे हम समझे एज़ अ लेमन कि ये जो हमारी स्किन पे हुआ है, क्योंकि स्किन पे जो भी होता है उसमें रैश भी होता है, इचिंग भी होती है, चाहे वो किसी तरह की एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, ये बहुत आम है। तो फंगल इन्फेक्शन कैसे पहचानें हम? सिम्टम्स पहचानना थोड़े से, इनकी टिपिकल साइट्स होती हैं, जैसे ग्रोइन हो गया, राउंड शेप में होगा, उसका बॉर्डर आपको एलिवेटेड दिखेगा, इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर दिखेगा आपको, ईचिंग होगी, कभी कभी पपड़ीदार पपड़ी उतरती है, स्केलिंग होती है उसके अंदर, और ईचिंग आती है। कुछ साइट हैं जैसे कि ग्रोइन एरिया हो गया, बगल हो गया, ब्रेस्ट के नीचे हो गया, ये कॉमन साइट्स हैं। और बाकी स्किन कंडीशन में क्या है, इस तरीके के रिंग बनती तो है, लेकिन वो एक एज ए स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है उसको डायग्नोस करना। बिल्कुल, और इसीलिए हम शुरुआत से कह रहे हैं कि अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू है, स्कैल्प में, नेल में, किसी भी तरह की जी। दिक्कत है, तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए, दोस्तों या रिश्तेदारों के प्रिस्क्रिप्शंस मत फ़ॉलो कीजिए, वो भी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि किसी को कब ही फंगल इन्फेक्शन हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, तो वो कहते हैं, "मैं तो डॉक्टर के पास गए थे ना, तो गया था, तो ये प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने दिया है।" तो ये हमें नहीं करना है, हम सब अ, अलग हैं, हमारी स्किन कंडीशन अलग है, हमारे जो कॉज़ है वो प्रॉब्लम होने का वो अलग है, मैं हो मैं सकता है प्रॉब्लम ही अलग हो। डॉक्टर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप, अगर आपको सुनार का काम कराना है तो आप सुनार के पास ही जाओगे, लोहार के पास तो जाओगे नहीं। तो आप है ना, स्किन को थोड़ा सा सीरियस लें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जी, एंड पार्क को बिल्कुल बचे रहें, क्योंकि फिर होता क्या है कि पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। मेरे पास अक्सर जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, या तो वो घरेलू उपाय करके आते हैं, या फिर वो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके आ गए, या पार्क से लेके आ गए। फिर वो ये बोलते हैं, बार बार होता रहता है, उनको एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, बस वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो ओवर काउंटर अपन को मेडिसिन मिली है वो एक स्टेरॉइड है, वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगे। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए एंटी फंगल का। हुँ, हुँ, राइट। डॉक्टर ये भी आपसे जानना चाहते हैं, कई जो पेशेंट्स हैं उस बात को पूछते हैं कि मान लीजिए मुझे फंगल इन्फेक्शन है, तो क्या मैं स्विमिंग पूल जा सकता हूँ? क्या मैं जिम जा सकती हूँ? तो इस तरह के सवाल भी हमारे व्यूअर्स के होते हैं। देखो, स्विमिंग पूल के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और फंगल हाइपी एक दूसरे से लग सकते हैं, और नमी तो चाहिए ही, तो गीला होगा तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ऐसे ही मैं जिम वालों में, अगर किसी को टीनिया मैनम है, जो कि हाथों का फंगल इन्फेक्शन है, वो अगर सरफेस जो वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनको छुएंगे तो दूसरों को होने के चांसेस रहेंगे। इससे बेटर ये है कि थोड़ा ट्रीटमेंट ले लें वो, कुछ टाइम के लिए, 7 डेज या 15 डेज में एक बार रिलीफ मिल जाए तो आप कंटिन्यू रखें। और स्विमिंग पूल में तो और बहुत सारे जनों को होने के चांसेस हो जाते हैं। हुँ, बिल्कुल। सिया हमारी एक व्यूअर है, उनका सवाल है कि जिनको पसीना ज़्यादा आता है, क्या उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं डॉक्टर? बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण तो यही है। भाई, जितना ज्यादा पसीना होगा उतनी ज्यादा मॉइस्ट कंडीशन होगी, और मॉइस्ट कंडीशन फंगल इन्फेक्शन के लिए आइडियल कंडीशन है, ग्रो होने के लिए। तो जो हुँ, पसीने वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए ढीले ढीले सूती सूती कपड़े पहने आप। बिल्कुल। तो हाइजीन का ध्यान रखना ख़ास तौर हाइजीन पे का ध्यान रखें, ढीले सूती कपड़े पहने। जी। अ, देसु देसाई है, उनका सवाल है, क्या सभी तरह के स्किन रैश जो हैं, वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अगर स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो फंगल ही होगा, बट हुँ, ऐसा नहीं है ना। फंगल इन्फेक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो फंगल की तरह मिमिक्स करते हैं या रैशेस होते हैं। इसलिए स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है, उसको डायग्नोस प्रॉपरली करना। बिल्कुल, इसीलिए बार-बार इस बात पर हम ज़ोर दे रहे हैं, स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, प्लीज़ एक अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। क्वेकरी बहुत बढ़ रही है या दूसरी तरह की चीज़ें बहुत हैं, डोंट फॉल फॉर इट, गो टू द करेक्ट पर्सन व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। एक सवाल यहाँ पे तनिष्का राजौरिया का है कि क्या हम बहुत ज़्यादा गर्मी या हॉट एंड ह्यूमिड डेज़ में
एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जो डस्टिंग पाउडर आते हैं वो एक्सेस स्वेट को क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे फंगल ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर चाहें तो एंटी फंगल सोप का भी अपन रूटीन में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा बचाव रहे। बिल्कुल। फिरोज खान का सवाल है, क्या फंगल इन्फेक्शंस में से गंध भी आती है, बदबू भी आती है डॉक्टर? फंगल इन्फेक्शन में कॉमनली ऐसी स्मेल वगैरह नहीं आती है, बट क्या होता है कि फोल्ड्स वगैरह के अंदर होता है ना, उन एरिया में ज्यादा होता है जहाँ एक्सेस स्वेट होता है, तो स्वेट की स्मेल आ सकती है, बट फंगल की खुद की कोई स्मेल नहीं होती। या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, साथ में फोड़े फुंसिया भी हो जाए, तो स्मेल हो सकती है। बाकी स्मेल होना नहीं है उसमें। दीपक सक्सेना जानना चाह रहे हैं, क्या जिनको डायबिटीज है वो भी एट रिस्क हैं फंगल इन्फेक्शन के? डायबिटिक पेशेंटों में क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होगी तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। डायबिटीज हो गया, एचआईवी पेशेंट हो गए, अपने हेपेटाइटिस पेशेंट हो गए, या रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो जनरली उनमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी अलग से कुछ है जो ये बरत सकते हैं? अपने यही वही हाइजीन का ध्यान रखना है अपन को, कि अपन को क्लोथिंग शेयर नहीं करनी है, ढीले सूती कपड़े पहने हैं, पसीने से बचाव रखना है, रोज नहाना है, नंगे पैर भी नहीं रहने हैं। इस तरीके के प्रिकॉशंस मेजर यूज करके अपन फंगल इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। हम लोग शुरू में बात कर रहे थे डॉक्टर, आप ने कहा और बार-बार इस बात को दोहराया कि ढीले सूती के कपड़े यानी कॉटन के कपड़े हमें पहनने चाहिए। खास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है फिर तो बिल्कुल ही इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं सुपर ड्राई या जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, जिम वियर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा चलन है। रूटीन में भी लोग उसे पहनते हैं और खास तौर पे एक जो बात वो कहते हैं वो ये कि ये पसीना बहुत जल्दी सुखा देता है। या इससे जो है वो चिपचिपापन नहीं रहता, कपड़े गीले नहीं होते। तो जिम में या जो लोग सुबह उनका एक पर्टिकुलर रूटीन होता है फिजिकल वर्कआउट्स का, वो तो इन कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन वो काफ़ी टाइट होते हैं, वो हमारी बॉडी से चिपके हुए होते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय रहेगी डॉक्टर? देखिए, फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रेंड है ना पिछले 20-25 साल में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोगों ने टाइट कपड़े पहनना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें जींस हो गई, आपने बताया कॉस्ट्यूम वगैरह हो गई ये। तो जब और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो जो आप बता रही हो, उन कपड़ों से पसीना तो सूखता है, लेकिन फोल्ड्स के अंदर इकट्ठा रहता है। इससे क्या है, फोल्ड्स के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बॉडी और दूसरे बॉडी पार्ट्स पे इतना इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन फोल्ड्स जो होते हैं वहाँ नमी वाले एरिया में ज्यादा होने के चांसेस। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ही आरामदायक ढीले कपड़े पहनिए, सूती के, कॉटन के कपड़े पहनिए, तो आप खासकर इस मौसम में जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, उसमें आप बिल्कुल सूती कपड़े पहने इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अगर इस बात की चिंता है कि कपड़े अच्छे से सूखेंगे नहीं, तो फिर उसे अच्छे से आयरन कर लीजिए, अच्छे से प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल। अच्छे से उनमें किसी भी तरह का कोई डैम्पनेस ना हो। डॉक्टर, क्योंकि एक कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ हमारा सेशन अब बढ़ रहा है, तो कोई टेक होम मैसेज, कोई डूज़ एंड डोंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें? यही है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा, फंगल इन्फेक्शन को है ना बहुत ही सिंपल ना समझें। सिंपल होता है बट ठीक सिंपल नहीं होता। बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ठीक करना। और मेनली दिक्कत तो यही आती है कि पेशेंट में क्या है, विड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट विड्रॉ करने से क्या है, फिर वो रजिस्टेंट केस बन जाता है, और रजिस्टेंट केसेस में कुछ मेडिसिन कुछ काम नहीं करती हैं। 6 से 1 साल तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसलिए सही समय पर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर उसको क्योर करें। यकीन मानिए, फंगल इन्फेक्शन इतना मुश्किल नहीं है। अ, बस ये है कि वो जल्दी पहचानने में आना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल, तो फंगल इन्फेक्शन वैसा है कि अगर हुआ है और जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएँगे बिना सेल्फ मेडिकेट किए या बिना ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लिए या कोई और होम रेमेडी अपनाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और चांसेस होंगे कि रिकरेंट भी नहीं होगा अगर आप ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करते हैं। और ये अगर आप नहीं करते हैं, तो एक तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वक़्त लेगा और फिर चांसेस होंगे रिकरेंसी के, बार-बार होने के। तो इससे बचना चाहते हैं अगर सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो डॉक्टर ने बताया उनका ध्यान रखना है, उसके बाद भी होता है तो घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए।
बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और बहुत आसान शब्दों में हमें समझाया एज़ अ लेमन अब हम भी समझ गए हैं कि फंगल इन्फेक्शन है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा दिखता है। तो ये सब जानकारी अब हमारे पास है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस सेशन को इतना इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर और व्यूअर्स आप हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। स्किन हेल्थ केयर इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे एफबी पेज ऑल अबाउट स्किन वेलबीइंग से जुड़े रहिए। हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो लगातार अपडेट्स स्किन केयर और स्किन हेल्थ से जुड़ी हुई हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।